वल्लाहु यद'ू इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़ीनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल आमन्तुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गिरा क़द्र सदर मजलिस, ज़िम्मेदारान जामिया, अबनाए क़दीम जामे दारुस्सलाम उमराबाद के आज के इस पुररौनक इजलास में शरीक बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और साथियों, उलमा की मजलिस में मुझ जैसे आमी के लिए बात करना एक इंतहाई मुश्किल अमर होता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं, इसलिए कि उलमा कराम के दरमियान खड़े होकर उन्हें कुछ बातें बताएं, ये बड़ी आजमाइश होती है। ताहम हमारे ज़िम्मेदारान जामिया की हमेशा से मोहब्बत रही है कि वो हमें दावत देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, इनकरेज करते हैं, मौका देते हैं। मौजूदा हालात में हमारे करने के काम, इस मौजू पर कुछ बातें अर्ज करूंगा। आए दिन कोई सूरज ऐसा तुलू नहीं होता जो मुसलमानों ने हिंद के लिए कोई बुरी खबर न लाता हो। आम लोग जब पढ़ते हैं तो मायूसी का शिकार होते हैं, तबीयत के अंदर झंझलाहट पैदा होती है, सीज मेंटालिटी पैदा होती है, वी आर ट्रैप्ड का एहसास होने लगता है, हम फंस गए, आगे का रास्ता नहीं है। और उन्हीं में से इधर हफ्ता 10 दिन के अंदर हमने देखा कि जो लोग दाइयान इस्लाम हैं, दावत के मैदान में काम करते हैं, उन पर बड़ी मुसीबतें आ पड़ी हैं। कार दावत एक जुर्म माना जा रहा है। हालांकि दस्तूरी एतबार से हमें मालूम है कि यहाँ किसी भी मजहब को मानने, कबूल करने, अमल करने और उसके प्रचार करने की आज़ादी है, ताहम कार दावत एक जुर्म, उसे गर्दाना जाता है। मीडिया इसका ऐसा प्रोपगेशन करता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हुर्रियत फ़िक्र और अमल की आज़ादी इंसानी ज़िंदगी की सबसे कीमती तरीन मता हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसका मुहाफिज है इस्लाम। इस्लाम ये चाहता है कि इंसानी अक्ल आज़ाद रहे, इंसानी फ़िक्र की हुर्रियत बाकी रहे। जिस मजहब को चाहे वो कबूल करें, ये एक अलग बात है, लेकिन सोचने समझने की आज़ादी हो, गौर करने की आज़ादी हो, कलामुल्लाह को सुनने की आज़ादी हो। उसके बाद जिसका जी चाहे कबूल करे, जिसका जी चाहे रद्द करे। लेकिन अगर ये हुर्रियत फ़िक्र और अमल की आज़ादी सल्ब कर ली जाए तो ये इंसानियत पर सबसे बड़ा जुल्म है। और हर ज़माने का फ़िरौन ये चाहता है कि आप कोई अक़ीदा, कोई नज़रिया और कोई इज़्म और कोई मजहब उसकी इजाज़त के बगैर कबूल ना करें। कबूल करना हो
तो सारे पेपर वर्क आपको करने पड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने से आपके पेपर्स को गुजारा जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। वक्त का हुक्मरान इजाजत दे तब ये कबूल किया जा सकता है। ये वो कवानीन हैं जो आजकल पास किए जा रहे हैं। और हमें जरा बराबर ताज्जुब नहीं होता अगर हमारी निगाह कुरान पर हो तो हर जमाने का फिरौन यही चाहता है कि कोई मजहब और कोई अकीदा उसकी इजाजत के बगैर कबूल नहीं की जा सकती। कोई नजरिया, कोई मजहब, कोई अकीदा उसकी इजाजत के साथ ही कबूल किया जाना चाहिए। ये फिरौन न सिर्फ ये कि गर्दनों पर हुक्मरानी करते ही बल्कि लोगों की आज़ादी पर और लोगों के जहनों पर, फिक्र पर हुक्मरानी करना चाहते हैं और जबर और इस्तिबदाद के साथ ये करना चाहते हैं। कुरान मजीद हमें बताता है कि वो लोग जो उस जमाने की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी वो करतब दिखाते थे। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि सहर, ये साहिरी जब कहते हैं तो उसके 6-7 माने उन्होंने बयान किए हैं। इनमें से वो माना मजमूम है जिसे कुरान ने बताया कि अहले किताब ने शयातीन से वो इल्म सीखा जो जादू का इल्म था। अच्छा, बारिश हो रही। वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, ये वो जादू है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला इल्म था। लेकिन वो जादू जिसे हम करतब कहते हैं, जिसे हम टेक्निक कहते हैं, और हमारे स्कूल में बचपन में आते थे, यूं रस्सी उन्होंने फेंक दिया तो सांप बन गया। उस्ताद के हाथ से घड़ी लेते थे, जादूगर लेता था और स्मैश कर देता था, फिर एक थैली में डालकर फेंक देता था, फिर उस्ताद से कहता था कि आप अपने जेब में हाथ डालें तो घड़ी मिलती थी। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे आज फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे आज क्रिकेट है, फुटबॉल है, उस तरह एक जमाने में ये इंडस्ट्री थी। ये करतब दिखाने वाले थे, ये बड़े आर्टिस्ट थे। और जब उनका मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ तो उन्हें मालूम हुआ, उन्हें पता चला कि हम जो कुछ करते हैं वो करतब है, वो आंखों में धूल झोंकना है, वो गया कि हाथ की सफाई है। लेकिन ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं इसके पीछे खुदाई कुदरत कार फरमाई है, इसके पीछे अल्लाह ताला का हाथ है और इसके पीछे आसमानी कुव्वत मौजूद है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई हाथ की सफाई नहीं है, ये कोई करतब नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। फौरन उन्होंने, चूंकि वो प्रोफेशनल्स थे, वो जानते थे कि प्रोफेशनल खेल तमाशा क्या होता है और मौजिजा क्या होता है, फौरन उन्होंने ईमान कबूल किया। तब फिरौन ने कहा कि काला आमनतुम लहू, तुमने ईमान कबूल कर लिया, कबल अन आज़न लकुम, मेरी इजाजत से पहले, मेरे इज़्न से पहले, मेरे परमिशन से पहले तुम कैसे इस्लाम कबूल कर सकते हो। यही फिरौनियत का इह्या है। जी जी, तो अगर हम इन हालात को कुरान से परे होकर देखते हैं तो मायूसी होती है, और कुरानी विजन के साथ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बेआईन ही हक के रास्ते पर चले जा रहे हैं। और जब भी हक वाशिगाफ होता है तो बातिल लर्ज़ बरअंदाम होता है, उसे डर होता है कि उसके पैरों से जमीन खिसक रही है और फिर वो डेस्परेशन में कवानीन पास करता है। वही है जो फिरौन ने उस जमाने में किया, आज का फिरौन भी ये करता है। उस जमाने के फिरौन को जो सजा देने की सूझी वो ये है कि फला उक़त्ति अन्ना आयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, दाएं हाथ काटूंगा तो बायां पैर काटूंगा और बायां हाथ काटूंगा तो दायां पैर काट के रख दूंगा। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखल, और खजूर के तने में तुम्हें स्लेब पर लटका दूंगा। यह सजा उसने मुतय्यन की थी। और आज यूएपीए की सजा हो या NIA की तरफ से अरेस्ट किया जाना हो, ये आज के ज़माने के लोग समझ सकते हैं। तो जदीद इस्तिलाह और जदीद क़वानीन इनके पास मौजूद हैं, लेकिन जौहरी तौर पर जदीद जाहिलियत और कदीम जाहिलियत में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों फिरौनियत एकसा हैं। तो कार दावत के सिलसिले में ये जो कुछ आजमाइशें आ रहे हैं,
हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब हम ये काम कर रहे हैं तो शौब अबी तालिब की घाटी भी आएगी, ताइफ की पहाड़ियों पे भी जाना पड़ता है, मैदान बदर भी आता है और हुनैन की वादियां भी आती हैं। और आज जितने कवानीन पास किए जा रहे हैं उन कवानीन को आप लिख लीजिए, उन कवानीन को आप क्लासिफाई कर लीजिए, उन्हें कैटेगराइज कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कुरैश ने जिस तरह के कवानीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और उनकी बढ़ती हुई कुव्वत और कबीलों में बढ़ते हुए असरात को रोकने के लिए जिस तरह से पास किए थे और इन कवानीन को पास करके जिस तरह से काबतुल्लाह के दरवाजे पर आवेदन कर दिया था, वो तमाम कवानीन आज जदीद जुबान में पास किए जा रहे हैं। एक एक कानून, कॉन्स्टेंट जॉर्ज विर्जिल नाम का एक मुसन्निफ है, बड़ी शानदार किताब है उसकी सीरत की। आम सीरत की किताबों का तरीका यह कि सफ़े अव्वल से आप पढ़ते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महान इंसान है, एक अजीम इंसान है, ये सफ़ा नंबर 1 से आप पढ़ते हैं। जॉर्ज विर्जिल ने इस तरह से नहीं लिखा, उसने लिखा कि एक ट्राइबल लाइफ है, एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, मक्के में 12 कबाइल हैं, कबीले के कुछ कवानीन हैं, उसमें बच्चा जो पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह से अपना बचपन गुजारता है, किस तरह से वो बकरियों का रेवड़ लेकर घाटियों में जाता है, किस तरह से वो अबू तालिब की दुकान पर बैठकर तिजारत करता है, एक उम्र आती है तो किस तरह से वो बैरून ममालिक का सफर करता है, इन तमाम मरहलों में किस तरह से वह आप अपने अखलाक और किरदार का सिक्का लोगों के दिलों में बिठाते हैं, किस तरह से लीडरशिप की सिफात पैदा करते हैं। एक बड़ी शानदार, बड़ी यूनिक किताब है। उस किताब में उसने लिखा कि शौब अबी तालिब की घाटी में जब महसूर किया गया तो उनकी पार्लियामेंट है यानी दारुन नदवा में बैठकर 12 कबीले थे, 12 कबीले के नुमाइंदे एक जगह जमा होते थे और ये फैसला किया और इस फैसले को 5 सेंटेंसेस में लिखकर आवेजा कर दिया गया था। और आज जितने बिल पास हो रहे हैं ये सब 5 में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कानून यह था कि मुसलमानों के साथ कोई बोलचाल नहीं करेगा और उसके साथ बनु हाशिम चूंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, कोई बोलचाल इनके साथ नहीं होगी, गुफ्तगू नहीं होगी। आज घेटवाइजेशन, मुसलमानों के मोहल्ले अलग कर दिए जाएं, उनकी जमीनें, उनके स्कूल, उनके ऑटो ड्राइवर्स, उनके टैक्सी ड्राइवर्स, उनकी दुकानें सब अलग कर दिए जाएं। कहीं मौका ही ना मिले कि एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, ना स्कूल में कहीं मुलाकात होती है, ना बिजनेस का कहीं ट्रांजैक्शन होता है। ये जो घेटवाइजेशन का जो प्रोसेस है ये बाकायदा कानून की रोशनी में किया गया है। डिस्ट्रप्शन एरिया एक्ट के नाम से गुजरात में पास हुआ और गुजरात में अहमदाबाद वगैरह में मुसलमान एक छोटी सी पट्टी है, उस पट्टी के अलावा कहीं जमीन न ले सकते, न बेच सकते, न कहीं प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, घरों की साइजें छोटी होती जा रही हैं और 10 बाई 30, 10 बाई 40 के घर बनते चले जा रहे हैं। ये वो पहला कानून है जो उन्होंने उस जमाने में पास किया था। आज इसे डिस्ट्रप्टिव एरिया एक्ट के नाम से पास किया जाता है, घेटवाइजेशन किया जाता है। दूसरा यह है कि मुसलमानों को टच ना किया जाए इसलिए कि वो पलीद हैं, उनसे मुसाफा ना किया जाए, ये कानून में लिखा हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि मंडल कमीशन के नतीजे में जो लोअर तबका था यहाँ के वर्ण आश्रम में, वो मोबिलाइज होकर ऊपर चला गया, तालीम हासिल कर गया, वो बड़े बड़े ओहदों पर वो पहुंच गया और हैं तो दलित लेकिन मिजाज में वो ब्राह्मण बन गए, ऊपर चले गए। तो नीचे का तबका और नीचे का लेयर जब खाली हो गया तो एक नए दलित समाज की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने और नाउजुबिल्लाह उन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाया और चाहते हैं कि दलित का मुकाम वो हासिल करें, उन्हें न छुआ जाए, उन्हें पलीद बना दिया जाए, उन्हें अनटचेबल बना दिया जाए। ये दूसरा कानून है। आज हम देखते हैं कि ये भी प्रोसेस जारी है। तीसरा उसमें ये लिखा गया है कि मुसलमानों के साथ कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। ये जो काउ प्रोटेक्शन बिल है ये मुसलमानों की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए। सैलून में जाकर कहा जाता है कि मुसलमान बार्बर को न रखा जाए। तरकारी की दुकानों में जाकर कहा जाता है टोमेटो और ऑरेंज और सेब लेने वालों से कि यहां नहीं लेना चाहिए। ये गोया कि इकोनॉमिक बाइकॉट, ये मुआशी तौर पर कमजोर करना। उससे पहले फसादात का सिलसिला चला। आप गौर से देखेंगे तो ये तीसरा पहलू जो लिखा हुआ था कि मुसलमानों के साथ कारोबार का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, उसे आज काउ प्रोटेक्शन का बिल का नाम दिया जाता है, कोई और जदीद नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें चौथा लिखा हुआ है कि मुसलमान को ना कोई अपनी बेटी देगा ना उसके घर से कोई शादी करके लाएगा। ये लव जिहाद बिल जो है ये वही बिल है जो उस जमाने में किसी और नाम से था और आज जदीद नाम से ये कर रहे हैं। ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ है
ये वही ला है जो उस जमाने में वो लोग करते थे, शादी करने के नतीजे में तुम्हारी घर की बच्ची मुसलमान हो जाएगी। तो वो जो अंदेशा था एंटी कन्वर्शन लॉ, वही है जो नए अंदाज से पास किया जा रहा है। और इस्लाम दूसरों के दिलों में घर कर जाए, दूसरे मुसलमान बन जाए, ये भी गवारा नहीं, और खुद हमारे घर से मुसलमान नस्ल पैदा हो, ये भी गवारा नहीं। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जा रहा है। अब आप गौर से देखिए कि ये जो वहां लिखा गया था उसी की ये जदीद शक्लें हैं जिन शक्लों में आज ये बिल पास किए जा रहे हैं। और आखिरी कानून ये लिखा हुआ है उसमें 5वें नंबर पर कि मुसलमान का कर्ज अगर किसी के पास हो, ड्यू हो, तो उस कर्ज को वापस ना किया जाए। वो उसका राइट है, यह हक है मुसलमान का कि अगर उसने किसी को कर्ज दिया तो वापस ले सके। लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि उसका ड्यू राइट ना दिया जाए। अभी आसाम जाकर मुझे आना हुआ, गुज़िश्ता संडे में वहां था। वहां मैंने एसपी से मुलाकात की डरंग के, जिस जगह वहां मुसलमानों पर फायरिंग हुई थी, और वो दूर दराज इलाका है जहां खत्म हो जाता है करिया। उसके बाद एक नदी आती है, कश्ती पर सवार होकर नदी के उस पार जाकर उतरते ही फिर एक लख अजीब बहुत बड़ा मैदान है, 25,000 एकड़ पर मुश्तमिल जमीन है। उसके 0.1% पर मुसलमानों की कुछ आबादी थी, 0.1% पर, और उन्हें वहां से उजाड़ा गया और 50 साल से वहां आबाद थे। उनका हक है, उनका ड्यू है। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि जब हुकूमत कोई जमीन कब्जे में ले अपनी जरूरत के तहत, तो उन्हें अल्टरनेटिव जमीन देना यह उनका हक है। मुतबादिल जमीन का फराहम करना यह उनका हक है। और खुल्लम खल्ला हुकूमत आज कहती है उनका हक नहीं दिया जाएगा। यही काबतुल्लाह के दरवाजे पर जो कानून था वही कानून है कि किसी का कर्ज हो तो कर्ज वापस नहीं दिया जाएगा, उसका हक नहीं दिया जाएगा, उसका ड्यू राइट नहीं दिया जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट के और एविक्शन के रूल्स जो कुछ तोड़े जा रहे हैं, ये वही है जो काबतुल्लाह में लिख कर लगाया गया था। कहने का मतलब यह है कि जाहिलियत वो फिरौन के जमाने की हो, वो अबू लहब और अबू जहल के जमाने की हो, उनमें और आज के जमाने में कोई फर्क नहीं है। और इसी में से हमें मालूम होना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत हाल में क्या प्रोग्राम किया और कैसे इस्लाम की दावत को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये इस बात की अलामत है कि जब इस्लाम पावरफुल होता है, जब इस्लाम की तासीर बढ़ती है, जब इस्लाम की कुव्वत बढ़ती है, तो ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यह इस बात की अलामत है कि अब आप पावरफुल होने लगे हैं, आप पुरतासीर होने लगे हैं, आपकी दावत लोगों की दिलों के अंदर दस्तक दे रही है, लोग आपकी तरफ आमादा हो रहे हैं। यह इस बात की अलामत है जो ये कवानीन पास किए जा रहे हैं। इन तमाम कवानीन को पास करने के पीछे 4 बातों को अच्छी तरह से याद रख लें। ये जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं और उनके पीछे जो नजरियाती तंजीम है, उसको हम फाशिज्म कहते हैं। जितने कवानीन 2014 से आज तक पास हुए, वो तमाम कवानीन में ये आप उसकी रूह देखेंगे। खा वो फार्मर्स बिल हो, खा वो लेबर लॉज में अमेंडमेंट हो, खा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, या कोई और कानून हो, उनमें आप बुनियादी तौर पर 2 बातें देखेंगे। मैं 4 उनके अहम तरीन नुकात का आपके सामने तस्करा करता हूं। फाशिज्म जब कहते हैं तो 2 दुनिया में अलग अलग निजाम थे। एक कैपिटलिज्म का निजाम था, एक कम्युनिज्म का निजाम था। कैपिटलिज्म के निजाम से उन्होंने निजाम माईशत को ले लिया और सोशलिज्म से उन्होंने निजाम हुक्मरानी को लिया, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होगी, जिसमें एक पार्टी की डिक्टेटरशिप होगी। लफ्ज लिखा हुआ है, पार्टी की डिक्टेटरशिप। सोशलिज्म से उन्होंने जमहूरियत को खत्म करके पार्टी डिक्टेटरशिप को कायम किया, यह फाशिज्म है। और कैपिटलिज्म से सरमायादारों का ताउन लेकर इस तरह का एक मलगूबा, एक निजाम है जिसका नाम हम फाशिज्म कहते हैं। जो कानून बनेगा उस कानून में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की धज्जियां बिखेर दी जाएंगी और मालदारों की तरफदारी आपको नुमाया तौर पर नजर आएगी। यह है वो फाशिज्म हर कानून के अंदर। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो मैंने जैसे कहा कि फार्म लॉज, हर एक जगह आप इन दोनों में से किसी एक चीज को देखेंगे। या तो वहां डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, आजादी का गला घोंटा गया है, या ये कि उसमें तरफदारी है मालदारों के लिए, सरमायादारों के लिए, उसके अंदर पाते हैं। और 2 बातें यह हैं इनके तमाम बिलों में, वो ये है कि नेशनलिज्म का भूत फिर से बोतल से बाहर आया। नेशनलिज्म ने जो तबाहकारियां की थी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में, वो दुनिया को मालूम है। और नेशनलिज्म का, कल्चरल नेशनलिज्म का, पॉलिटिकल नेशनलिज्म का एक ऐसा ढकोसला तस्वुर है कि इस पहाड़ के इस पार मैं, इस पहाड़ के उस पार वो, इस नदी के इस पार वी, इस नदी के उस पार दे। वी एंड दे को जो इंसानियत को डिवाइड किया जाता है, खतरनाक और नुकसानदायक है और इससे प्रिजुडाइज जन्म लेता है।
इससे असबियत जन्म लेती है, असबियत जाहिलिया, कि हम और तुम की असबियत पैदा होती है। नंबर 3 यह है उनके अंदर नेशनलिज्म, और नंबर 4 यह है कि तमाम कवानीन को पास करने और अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए एक विलन की जरूरत होती है। और हिटलर को एक विलन की जरूरत महसूस हुई तो उसने यहूदी कौम को खड़ा किया, और यहां के हुक्मरानों को भी एक विलन चाहिए, और वह हर कानून के अंदर उसे उजागर करते रहते हैं। ये 4 बातों की रोशनी में आप हर कानून का जायजा लेकर देख लीजिए। मिसाल के तौर पर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए तो उसमें आप देखेंगे कि नेशनलाइज किया जा रहा है, कौमियाना किया जा रहा है तालीमी करंट को। हालांकि तालीम स्टेट का हक है और हर स्टेट की सूरत हाल अलग है। तमिलनाडु के लोग अलग हैं, कर्नाटक के लोग अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अलग हैं, और हर एक के लिए अपने माहौल, अपने मिजाज, अपने आबा और अजदाद की रिवायात के लिहाज से तालीम होती है। तारीख अलग है, तमिलनाडु की तारीख अलग होगी, मध्य प्रदेश की तारीख अलग होगी, लेकिन ये जो नेशनल जब लाते हैं तो हर चीज को मरकजियत देना चाहते हैं। एक राशन कार्ड बनाना चाहते हैं ताकि मरकजियत दे दी जाए, एक टैक्स का सिस्टम लाना चाहते हैं ताकि मरकजियत दे दी जाए, नीट का एक एग्जाम लाना चाहते हैं ताकि मरकजियत दे दी जाए। मरकजियत यानी ये फाशिज्म का खासा है कि सारी चीजों को कंट्रोल में रखा जाए और लोगों को आजादी न दी जाए। ये इनके इस पूरे प्रोग्राम में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका ताल्लुक आपसे भी है, मदरसों से भी है, इस पर भी गौर करना चाहिए। इस निज़ाम तालीम में, इस नए एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बातें तो अच्छी हैं, जैसे कि तालीम के निज़ाम में कहा गया है कि पहले जो बच्चों की तालीम होगी, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड, ये फंडामेंटल है, और ये फंडामेंटल तालीम उन्हीं मदर टंग में दी जाएगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो है प्राइमरी लेवल की तालीम है। उसके बाद 6, 7, 8 ये मिडिल स्कूल की तालीम है। 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल के बाद 12th में बोर्ड एग्जाम होगा, 10th में बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो बोर्ड एग्जाम की जो घबराहट होती है, उसकी जो एंजाइटी होती है, बच्चों को उस एग्जाम से गुजरने के जो मुश्किलात और तकालीफ हैं, उससे निकाल कर सिर्फ एक एग्जाम है 12th में जो बोर्ड एग्जाम होगा, उससे निकलेंगे। निकलने के बाद तालीम को उन्होंने कर दिया 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया। कोई बंदा 1 साल में निकलना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, कोई बंदा 2 साल में निकलना चाहता है डिप्लोमा मिल जाएगा, कोई बंदा 3 साल में निकलना चाहता है डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MA करने के लिए सिर्फ 1 साल काफी है। ये सब मगरिबी निज़ाम है, अच्छा है, तालीम के सिलसिले को आसान किया और तालीम में वो सिस्टम ले आए कि जल्दी से जल्दी एक आदमी माश के लिए तैयार हो सके, थोड़ी बहुत जो है कमाने के लायक हो जाए। इन सारी बातों का अहतमाम किया गया। लेकिन इस पूरे तालीमी निज़ाम में आप देखेंगे 5 C की बुराइयां हैं, 5 C की। फर्स्ट ये है कि सेंट्रलाइजेशन, पूरे निज़ाम तालीम को उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया। नंबर 2, कारपोरेटाइजेशन, कारपोरेट्स के हवाले करेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आएंगी, फॉरेन की यूनिवर्सिटियां आएंगी और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनेंगे, और उन यूनिवर्सिटीज में आला तबके के लोग और मालदार तबके के लोग जाएंगे, और मौजूदा जो निज़ाम तालीम उन्होंने बनाया है वो गरीबों के लिए और पिछड़े जात के लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होगा। कारपोरेटाइजेशन। देन कमर्शियलाइजेशन, तालीम को जो है ये अब बहुत सस्ते दामों में तालीम मिलने वाली नहीं, मामूली तालीम हासिल करने के लिए भी इंसान को पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जो हैव हैं वो तालीम में आगे बढ़ेंगे, जो हैव नॉट हैं वो तालीम में पीछे चले जाएंगे। कमर्शियलाइजेशन। उसके बाद नंबर 4 है कम्युनलाइजेशन। इस पूरी तालीम के अंदर प्राचीन जो कल्चर है उसका तस्करा, उसकी बातें, और कम्युनलाइज ऐसा किया गया कि वहां से निकलकर सीधे प्राचीन काल से निकलकर 2014 में पहुंच गए। बीच में जिन लोगों ने तालीम की जो खिदमत अंजाम दी वो सब दरियाबुर्द कर दी गई। वो तमाम खिदमत जो मुसलमानों की तालीमी खिदमत 200-250 साल या 700-800 साल तक मुसलमानों ने तालीम की जो खिदमत दी वो सब खत्म, प्राचीन काल से 2014 में पहुंच गए। कम्युनलाइज कर दिया गया, लैंग्वेज सीखने पर उभारा गया है। यहां ये कहा गया है कि जापानी जुबान सीखें, थाई जुबान सीखें, लेकिन अरबी जुबान का वहां तस्करा नहीं मिलेगा। मदर टंग में बच्चे की तालीम होनी चाहिए, लेकिन वहां उर्दू का तस्करा नहीं मिलेगा। यह सब कम्युनलाइजेशन है। और कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, दस्तूरी जो हुकूक हैं वो दस्तूरी हुकूक भी धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। इस पूरे तालीमी निज़ाम में जो इस वक्त नया NEP आया है, पुराने जितने तालीमी निज़ाम थे 1986 में राजीव गांधी के ज़माने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, अब यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उस तालीम में, उससे पहले के तालीमी निज़ाम में
सिटीजन्स को उनके हुकूक याद दिलाए जाते थे, और इस नई तालीमी पॉलिसी में लोगों को उनके हुकूक नहीं, उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई गई कि कौम के लिए, मुल्क के लिए वो सब कुछ निछावर कर दें। मुल्क उनके लिए कुछ नहीं करेगा, मुल्क से वो किसी चीज की तवक्को ना रखें, सब कुछ मुल्क के लिए निछावर कर दें। और यही वो पूरा निजाम है जो डीमोनेटाइजेशन का निजाम है। ये जितने निजाम ये ले आ रहे हैं, इसमें यही है कि आप मुल्क के लिए कीजिए, मुल्क आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यू डोंट हैव एनी राइट, यू हैव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी सिर्फ जिम्मेदारियां हैं एज ए सिटीजन, आपका कोई हक नहीं है। ये जो नया निजाम तालीम है, इसमें मदरसों पर भी एक परेशानी आगे चलकर आने वाली है। मदरसों में दो किस्म के मदरसे हैं, एक मदरसे के अक़साम वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, एक आज़ाद हैं, और NIOS के तहत जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, शायद आपका भी है NIOS के तहत, उसने मैंडेटरी कर दिया है एंशिएंट इंडियन नॉलेज एंड हेरिटेज एक सब्जेक्ट, और ये लाजिमन पढ़ाना है एंशिएंट इंडियन नॉलेज एंड हेरिटेज, जिसमें रामायण महाभारत भी पढ़ाना है और बहुत सी चीजों को पढ़ाना, और ये मैंडेटरी कर दिया गया। ये सब चीजों को कैसे काउंटर किया जाए, इस पर गौर करना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। ये मौजूदा हालात हैं। करने के काम में आखिर में एक बात अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा, वो ये है कि, और 3 मिनट है, हमारे जितने शुरका हैं उन्हें चाहिए कि 4 सतह की वो प्लानिंग करें। पहले लेवल की प्लानिंग है पर्सनल प्लानिंग। मेरी एक जात है अमीनुल हसन की, एज ए पर्सन मुझे प्लान करना है, मुझे आगे क्या कोर्स करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे PhD करनी है, मैं किताबें लिखना चाहता हूं, मैं अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने कंप्यूटर स्किल को बढ़ाना चाहता हूं, मैं फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूं। पर्सनल प्लानिंग जब तक नहीं होगी, हम दुनिया में कारगर नहीं हो सकते, हम इफेक्टिव नहीं हो सकते, हम फोर्सफुल नहीं हो सकते। हमारी जात जितनी पावरफुल होगी, हम अपनी जात के लिए जितनी प्लानिंग करेंगे, और जितना हम अपने अंदर रिसोर्सेस को पैदा करेंगे, जितना हम अपनी इस्तेदाद और काबिलियत को बढ़ाएंगे, उतना हम इंसानियत के लिए और दीन के लिए मुफीद होंगे। नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल प्लानिंग के बाद फैमिली प्लानिंग। फैमिली के सिलसिले में कुछ प्लान करना है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे दीनदार बने, दीन के रास्ते में चलें, आला अखलाक, आला किरदार के बच्चे बने। ये कैसे होगा? जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ बैठेंगे नहीं, जब तक उनके साथ जो है गुफ्तगू नहीं करेंगे, हालात पर तबादला ख्याल नहीं करेंगे, इस इज्तिमा से लौटे तो बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये इज्तिमा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी बातें हुई, तब तक उनकी जहन साजी नहीं होगी। तो हमारा क्या प्लान है फैमिली को बेहतर बनाने के लिए? तीसरा है मेरी प्राइवेट लाइफ, उसकी प्लानिंग मुझे होनी चाहिए। मेरी तिजारत अच्छी हो, मेरी मईशत अच्छी हो, मैं नौकरी में जहां हो वहां से मेरा मुकाम ऊंचा हो, और अच्छी दौलत कमाए, इज्जत की जिंदगी हो, खर्च की जिंदगी ना हो, इतनी दौलत कमाए कि हम ज़कात देने के लायक बने, हज करने के लायक बने, मदरसे कायम करने के लायक बने, हम यतीम खाने बनाए, बहुत से इंस्टीट्यूशंस बनाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मेरी प्राइवेट लाइफ कैसी हो, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। और आखिर में मेरी एक पब्लिक लाइफ होती है। मैं किसी जमात का जिम्मेदार हूं, मैं किसी मस्जिद का जिम्मेदार हूं, मैं किसी मोहल्ले में रहता हूं, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का जिम्मेदार हूं, मैं किसी NGO का जिम्मेदार हूं, तो वहां पब्लिक लाइफ में मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं एज ए जमात के रुकन के, कारकुन के, जहां मैं रहता हूं, मैं बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर सकता हूं, उसकी मुझे मनसूबाबंदी करनी है। आप किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में हैं, तो आप इंसानियत की बेहतर खिदमत कैसे करेंगे, उम्मत की बेहतर खिदमत कैसे करेंगे, मुल्क की बेहतर खिदमत कैसे करेंगे, इस्लाम की दावत को कैसे दुनिया के सामने पेश करेंगे? ये जो हमारी पब्लिक लाइफ है, उसके सिलसिले में मनसूबा होना चाहिए। अपनी आखिरी बात यह है कि जिस चीज के लिए हमारे जहन में खाका नहीं, दुनिया में वो चीज जो है रूबे अमल नहीं आती। एवरीथिंग हैज गॉट 2 क्रिएशंस, one is called as mental creation, the other one is called as physical creation. ये फोन बनाने से पहले बरस तक मेंटल क्रिएशन करता रहा कि इसका साइज कैसे हो, इसके अंदर के चिप्स कैसे हो, इसकी फंक्शनिंग कैसे हो। ये पहले मेंटल क्रिएशन होता है, और मेंटल क्रिएशन के बाद फिजिकल क्रिएशन ये फोन बनता है। ये माइक बनाने वाले ने कई दिन तक मेंटल क्रिएशन किया कि ये माइक कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद उसने ये फिजिकल क्रिएशन किया। ये पोडियम बनाने वाले ने सोचा ये टिम्बर में बनाएंगे, स्टील में बनाएंगे, ग्लास में बनाएंगे, फुल कवर होगा कि आधा कवर होगा। मेंटल क्रिएशन पहले किया, उसके बाद उसने फिजिकल क्रिएशन किया। सवाल ये कि हमारी जिंदगी के लिए क्या मेंटल क्रिएशन हमने किया? हमारी जिंदगी के लिए हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है? हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास क्या नक्शा मौजूद है? जब ये मेंटल क्रिएशन नहीं होगा तो फिजिकल क्रिएशन दुनिया में नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जहनी तौर पर अपनी जिंदगी की बेहतर मनसूबाबंदी करें, तब जाकर हम इंसानियत की, मुल्क की और इस्लाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआएं, अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और कमा हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।